तो पिछले चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि स्टार ड्रैगन एम्पायर के ऑफिसरों ने हान्जो को पकड़ लिया था। तो इस चैप्टर की शुरुआत भी उसी सीन से होती है जहाँ पर डिवीजन 13 का इन्वेस्टिगेटर रूम देखते हैं। फिर एक आदमी बोलता है कि मैं डिवीजन 13 का इंटेलिजेंसी मेंबर हूँ। ये पहली बार नहीं है कि हम मिले हैं। क्या तुम्हें मैं याद हूँ? हान्जो उसकी बात पर बोलता है, हाँ मुझे याद क्यों नहीं होगा। एक ऐसा आदमी था जिसकी पॉकेट बहुत अंदर थी। पैसे निकालने में देर कर दी थी उसने बहुत। जिसको सुनकर वो साथ वाला ऑफिसर बोलता है कि सीरियस हो जाओ। वो सीनियर ऑफिसर बोलता है कि मुझे बताओ, वो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हारे सर पर इतने इनाम क्यों रखा है और वो तुम्हारा पीछा भी क्यों कर रहे हैं? क्या तुम्हें कुछ पता है इस बारे में? क्या तुमने कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन तो नहीं चुराई? हान्जो उसकी बात सुनकर बोलता है, क्या ही बदतमीज़ ऑफिसर है, बिल्कुल बात करने की तमीज़ ही नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा, मगर मुझे कोई ऐसा अफसर चाहिए जो मुझसे बात करने के काबिल हो। अपने सीनियर ऑफिसर को भेजो मेरे पास। इसको सुनकर वो दोनों ऑफिसर थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। हान्जो बोलता है कि तुम लोग मेरे काबिल नहीं हो बात करने के। वो लोग बोलते हैं तो ठीक है, जैसी तुम्हारी ख्वाहिश, हम बुलाते हैं। फिर हम दूसरे आदमी को देखते हैं जो कि बोलता है कि मैं इस जगह का डायरेक्टर हूँ, मैं तुम्हारे साथ बात कर सकता हूँ। इसको सुनकर हान्जो बोलता है, हाँ शायद तुम कर सकते हो। तुम क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर थे, तो तुम्हारी वहाँ पोजीशन क्या थी, क्या तुम्हें बता सकते हो? जिसे सुनकर हान्जो बताता है कि मैं वहाँ पर वेपन्स रिपेयरिंग का काम करता था। जिसको सुनकर वो डायरेक्टर बोलता है, तुम्हारी बात सही है, वो इतने हम इंसान को ऐसे जाने तो नहीं दे सकते ना। हमें और बताओ सही से, अगर तुमने कोई झूठ बोलने की कोशिश की तो हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं। जिसे सुनकर हान्जो थोड़ी स्माइल देता है और फिर बोलना स्टार्ट करता है। 14 जून 687 के तमाम कम्युनिकेशन रिकॉर्ड्स मौजूद हैं कैलेंडर में। डार्क स्टार कॉन्टिनेंट में जो लोग जासूसी कर रहे थे वो सारे रिकॉर्ड्स वहाँ मौजूद हैं। जिसे सुनकर उस डायरेक्टर का मुंह खुला रह जाता है। और साथ में बैठे उन दो अफसरों को कुछ समझ नहीं आता, वो एक दूसरे को घूरते हैं कुछ देर। फिर वो डायरेक्टर माइक पकड़कर बड़े सीरियस एक्शन में बोलता है कि क्या तुम सीरियस हो इस बारे में? जिसको सुनकर हान्जो बोलता है कि अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे यकीन नहीं था। दिल में सोचता है, मैं ऐसी बातें बनाने में माहिर हूँ। मेरे हिसाब से जब मैं गेम खेलता था तो उस वक्त भी मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो उसे और बताता है कि डार्क स्टार और कोर्डोबा के बीच जंग हो सकती है। ऐसा हुआ तो हमें भी बहुत नुकसान होगा, इस इलाके को भी। सोचता है कि ऑर्गेनाइजेशन अगर अपनी शाखें फैला दी तो यहाँ इन 6 बड़ी एम्पायर्स को बहुत ख़तरा हो सकता है। इसलिए मुझे पहले से ही कुछ एक्शन लेना होगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन को रोक सके। फिर हान्जो बोलता है, तो क्या अब हम कोऑपरेशन के बारे में बात कर सकते हैं? जिसे सुनकर वो डायरेक्टर बोलता है, हाँ चलो, इस पर अभी तो बात हो सकती है जितने इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है उससे। और फिर मैप पर कुछ जगहों पर निशान करते हुए बोलता है, जगहों पर क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट बेसेस हैं। जिसको सुनकर एक साथ में वो खड़ा आदमी बोलता है कि तुम सिर्फ 3 ही जगहों का क्यों बता रहे हो, और भी बताओ। जिसे सुनकर हान्जो बोलता है कि क्यों नहीं, मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा, मगर उससे पहले तुम ये 3 जगह कंफर्म कर लो फिर। जिसको सुनकर वो डायरेक्टर बोलता है, तुम्हें हमसे क्या चाहिए बदले में? जिसे सुनकर हान्जो बोलता है कि मैं बस तुम्हारे साथ कोऑपरेशन करना चाहता हूँ ताकि क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर सकूँ। जिसे सुनकर वो डायरेक्टर बोलता है, तो ठीक है, मैं अपने सुपीरियर से बात करता हूँ फिर मैं तुम्हें बताऊँगा। मैं ये फैसला अकेले नहीं ले सकता। फिर हम सारे ऑफिसर्स को एक मीटिंग पे देखते हैं जहाँ पर एक ऑफिसर बोलता है कि मुझे लगता है हम हान्जो को ट्रस्ट करना होगा ताकि वो हमारे साथ काम कर सके। जिसको सुनकर वहाँ दूसरा अफसर बोलता है कि मुझे नहीं लगता हमें ऐसा करना चाहिए अभी के लिए, क्योंकि क्या पता उसकी वो इन्फॉर्मेशन फेक भी हो सकती है। उसकी बात पर दूसरा अफसर बोलता है कि इसका कोई चांस ही नहीं बनता, क्योंकि वो क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से भागा हुआ है। अगर उसे ज़िंदा रहना हो तो हमारे साथ ही रह सकता है, वरना उसकी जान को ख़तरा है हर जगह पर। इसको सुनकर एक मोटा अफसर चिल्लाता है और बोलता है कि मेरी सलाह ये है कि उसे लॉक करो और उस पर फोर्स अप्लाई करो ताकि वो हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दे। हमें कोई ज़रूरत नहीं उसके साथ बात करने की। जिसको सुनकर दूसरा आदमी बोलता है कि क्या ये पागलपन है? वो इतनी आसानी से हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो फोर्स अप्लाई करने की क्या बात है? हम उससे ऐसे भी काम निकलवा सकते हैं। जिसको गेंडा बोलता है कि ये मेरी सलाह है, तुम लोगों को माननी है तो मानो। जिस पर वो दूसरा अफसर बोलता है कि तुम सही से सोच नहीं रहे इस वक्त। तो फिर उनका सीनियर बोलता है कि रुको तुम लोग,
ہمیں بس دونوں کی کوپریشن کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کیسا ہوگا کہ ہم اس کو اپنی ٹیم میں ریکروٹ کر لیں تو کتنی سمپل سی بات ہے نا۔ وہ موٹا بولتا ہے کہ ڈائریکٹر اگر آپ بول رہے ہوں تو ہم اسے ڈپارٹمنٹ آف لاجسٹک میں ریکروٹ کر سکتے ہیں، وہاں اس کے لیے بہت سوٹیبل پلیس ہوگی اور اچھے سے کام کر سکے گا۔ جس پر ڈائریکٹر جنرل بولتا ہے کہ ہم کسی ایسے آدمی کو اپنی ٹیم میں ریکروٹ نہیں کر سکتے جس پر ہمیں بھروسہ نہ ہو، اور ایک بار کسی کو ٹیم میں ریکروٹ کر لیا تو پھر ہمیں اس پر دل سے بھروسہ کرنا ہوگا۔ ویسے ہانزو فائٹنگ میں کافی اچھا ہے، تو یہ کیسا رہے گا کہ ہمیں اسے ڈپارٹمنٹ آف کور میں ریکروٹ کرنا چاہیے، وہاں ہم اسے ٹریننگ بھی دیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ وہ کرمنل آرگنائزیشن کے خلاف کیسے کام کرتا ہے۔ پھر ہم ایک جگہ کا سین دیکھتے ہیں، یہاں پر ایک لڑکا بہت زور سے چلاتا ہے۔ پھر ہم اس لڑکے کو دیکھتے ہیں، وہ آدمی ہانزو کا اس میٹل آرم کو دیکھتے ہوئے بولتا ہے کہ اس میں ابھی 4 سیکورٹی سسٹم ہیں۔ یار یہ کتنا مشکل ہے، جس آدمی نے اس کو بنایا ہے کیا وہ پاگل تھا یا بہت ہی انٹیلیجنٹ تھا؟ بس وہ گینڈا آفسر آ کر بولتا ہے کہ مجھے یہ بتاؤ کیا تم اسے کر سکتے ہو یا نہیں؟ وہ لڑکا بولتا ہے کہ اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، مگر اس کا سیکورٹی اور بہت کمال کی ہے اور یہ ورک بھی بہت کمال کا کرتا ہے، اس کا مٹیریل تو اتنا خاص نہیں ہے، اور جس نے اس کو بنایا ہے وہ اسے پرفیکٹلی یوز کر سکتا ہے صرف اپنے لیے ہی۔ تو یہ بات ہے، جس کو سن کر وہ گینڈا بولتا ہے تو اچھا یہ بات ہے، تمہیں کیا لگتا ہے یہ فیشنیبل چیز کو دکھا کر تمہیں لگتا ہے کہ ہماری مشین گن صحیح ایم نہیں کر سکتی، یا یہ اتنی ہی ہے تو تم اسے کیوں نہیں بنا سکتے؟ پھر ہم ایک آفیسر کو دیکھتے ہیں جو کہ بولتا ہے کہ ہانزو کو اور ڈپارٹمنٹ آف کورٹ میں بھیج دیا جائے، جس کو سن کر وہ بولتا ہے ویل ڈن۔ پھر وہ دوسرا آدمی بولتا ہے سر کیا وہ آپ کے اٹینشن کے اتنے قابل ہے؟ جس کو سن کر وہ ہانزو نے جس آدمی کا پہلے ہاتھ ٹھیک کیا تھا وہ بولتا ہے کہ مجھے لگتا ہے اس کی ویلیو اس سے بھی زیادہ ہے، وہ صرف انٹیلیجنسی میں ہی مار نہیں، وہ اور بھی بہت سے امپورٹنٹ کام کر سکتا ہے جیسے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم ایک ٹوٹی پھوٹی کھنڈرات والی جگہ کو دیکھتے ہیں جہاں پر بہت ساری بلڈنگیں ہوتی ہیں اور وہاں کوئی لوگ وغیرہ نہیں دکھ رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم ایک جنگ کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر کوئی بولتا ہے کہ یہ کتنی بکواس بات ہے کہ کرمنل آرگنائزیشن نے ہمارے اس نیشن میں ایک بیس بنا رکھا ہے، چلو ان سب کو دکھا دو کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ یہ سب باتیں بولنے والا ایک سولجر ہوتا ہے جو کہ ٹینک میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اپنے دوسرے سولجرز کو یہ کمانڈ دے رہا تھا۔ دوسری طرف سے بھی لوگ فائر کر کے بولتے ہیں کہ کیا دقت کی بات ہے، ان کو ہماری بیس کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ اسی طرح ایک ایک کر کے وہ کرمنل آرگنائزیشن کے بہت سے بیسز کو پتہ لگا کر ان سب کو ختم کر رہے تھے۔ پھر ہم اسٹار ڈریگن امپائر کے ایجنٹس کا جگہ کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ایک لڑکی بولتی ہے کہ ہمیں کچھ دنوں کے لیے ریسٹ لینا چاہیے جب تک ہمارے کیپٹن ریکور نہیں کر لیتے، مگر منسٹریشن کی طرف سے ہمیں ابھی ایک آرڈر آیا ہے، ہمیں اسے پورا کرنا ہو۔ یہ لوگ تو ہمارے ساتھ بالکل ایک غلاموں کی طرح پیش آ رہے ہیں، کام پر کام دیے جا رہے ہیں۔ وہیں پر ایک لڑکا لیپ ٹاپ پہ کچھ پاسورڈ کو ہیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے اور بولتا ہے کہ میں نے کر لیا۔ وہ لڑکا بولتا ہے کہ میں نے ابھی اس کا سسٹم ہیک کر دیا ہے، اب میں سارا ڈیٹا کو فارمیٹ کروں گا۔ پھر ہم دوسری طرف سین دیکھتے ہیں جہاں پر ساری وارننگ آ رہی تھی کہ کسی نے ہمارے مین روم میں ہیکنگ شروع کر دی ہے اور ہیک کیا ہے اس کو، جلدی سارے لوگ موو کرو اور اسے پکڑو۔ پھر ہم کافی گارڈز کو دیکھتے ہیں جو کہ گن کے ساتھ آ رہے تھے ان لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے، جس کو دیکھ کر وہ لڑکی بولتی ہے کہ لن یاؤ تم رکو مت، میں ان کو سنبھال لوں گی۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکے کا نام لن یاؤ ہے، اور وہ لڑکی بولتی ہے کہ تم رکو مت، میں ان کو سنبھال لوں گی۔ لن یاؤ اپنے ٹیم ممبر سے بولتا ہے کہ مجھے اس کو کمپلیٹ کرنے میں 3 منٹ لگیں گے، لیکن دشمن ہمارے پاس 1 منٹ میں پہنچ جائے گا۔ وہاں وہ دوسرا لڑکا کھڑا بولتا ہے کہ کیوں نہ ہمارے کچھ نیا ویپن ٹرائی کریں جو ہم نے اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ اس پر لن یاؤ بولتا ہے کیا تم صحیح میں اسے ٹرائی کرو گے؟ تمہیں پتہ ہے نا اس ڈپارٹمنٹ میں سارے لوگ بیکار ہیں اور کیسے چیزیں بناتے ہیں، کہیں یہ یہیں پر ایکسپلوڈ نہ ہو جائے۔ جسے سن کر وہ لڑکی بولتی ہے ہمیں یہ ٹرائی کرنا ہی ہوگا۔ پھر وہ میٹل آرم کو پہن دیتی ہے اور اس میٹل آرم کو پہن کر بولتی ہے کہ ہمیں امید کرنی چاہیے کہ یہ صحیح سے کام کرے، اور پھر آنکھیں بند کر کے ایک دم سے دوڑتے ہوئے جاتی ہے اور ایک گارڈ کو کس کر پنچ مارتی ہے اس کے پیٹ میں، جس سے وہ گارڈ بہت ہی دور جا کر گرتا ہے، اور جس کو دیکھ کر وہ لڑکی بولتی ہے یہ تو بہت ہی پاورفل نکلا۔ لن یاؤ بولتا ہے کہ میں سارے ڈیٹا کو کاپی کرنے کے لیے بیس میں جا رہا ہوں، مجھے کور کرو۔ جس کو سن کر وہ لوگ بولتے ہیں اس کے ٹیم میٹ کہ یہ سب تم ہم پر چھوڑ دو اور جاؤ۔ پھر ہم ایک سسٹم سا کچھ دیکھتے ہیں جہاں پر لکھا تھا کہ فارمیٹنگ سٹارٹ ہو گئی ہے، بہت ہی جلدی سارا ڈیٹا کو ختم کر دیا جائے گا۔ لن یاؤ یہ سب دیکھ کر بولتا ہے تو فارمیٹنگ ساری کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ڈیٹا بھی سب مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے، اور
फिर अपना उस लैपटॉप को बंद कर कंप्लीट हो गया है तो अब हमें यहाँ से निकलना होगा। जिस पर वो लड़की बोलती है सब डन हो गया। लिन याओ बोलता है हाँ सब कंप्लीट हो गया। फिर उस जगह पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और वो बेस भी ख़त्म हो जाता है। फिर हम एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का बेस को देखते हैं। गार्ड बोलता है कि चीफ हमारा एक और बेस डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। जिस पर वो चीफ बोलता है कि ऐसा किसने किया। तो गार्ड बोलता है कि ये स्टार ड्रैगन एम्पायर ने किया है। चीफ बोलता है कि हमारी बेसिस की इंफॉर्मेशन उनको कहाँ से मिली जा रही है। क्या ये ज़ीरो हो सकता है जो उनके साथ मिलकर काम कर रहा है। फिर वो चीफ उस गार्ड से बोलता है कि ये मुझे सही नहीं लग रहा। मुझे नहीं लगता ज़ीरो को इतनी इन्फॉर्मेशन पता होगी क्योंकि वो बस एक टेस्ट सब्जेक्ट था और इन चीज़ों में अंजाव को नहीं बताया गया। और अब तुम जा सकते हो। जिस पर वो गार्ड भी सर कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर वो चीफ वहाँ पर एक बटन को प्रेस करता है जिसकी वजह से उसके सामने एक होलोग्राफिक इमेज आ जाती है। जिसको देखकर वो चीफ बोलता है कि उन सारे पार्टनर्स या हमारे साथ जो भी काम कर रहे हैं उन सब को जांच करो और जिस जिसको हमारे बेसिस के बारे में पता है उन सबको इन्वेस्टिगेशन करो। जिस पर वो होलोग्राफिक इमेज भी यस सर बोलती है तो चीफ बोलता है अभी वक्त है ऑर्गेनाइजेशन को क्लीन करने का। फिर हम उस लिन याओ की टीम को देखते हैं जहाँ पर एक आदमी बोलता है कि वेल डन, तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। सुपीरियर लोग तुम्हारे इस काम से बहुत खुश हो गए हैं। और मैं उस मेटल आर्म के बारे में बताऊं वो कैसा था, क्या उसने सही से काम किया या नहीं। उस लड़की की आंखों में चमक आ जाती है और बोलती है कि उसने बहुत अच्छा काम किया जिस वजह से हमें एक खरोच भी नहीं आई। क्या तुम बता सकते हो कि वो किसने बताया बनाया है। जिस पर वो दूसरा आदमी बोलता है कि नहीं मुझे माफ़ करना, ये मैं अभी नहीं बता सकता। फिर हम एक शॉप का सीन देखते हैं जहाँ पर हानजो काम कर रहा था। लू क्विंग बोलती है कि हानजो 3 दिन से मिसिंग है, वो कहाँ गया होगा। जिस पर वो बूढ़ा बोलता है कि तुम ऐसा भी सोच सकती हो कहीं वो मर तो नहीं गया। लू क्विंग उदास से चेहरे के साथ अपने ग्रैंडपा से बोलती है कि क्या आप मेरे लिए उसको ढूंढ सकते हैं किसी को कहकर। जिसको सुनकर वो बूढ़ा बोलता है क्या तुम मुझसे उसको ढूंढने के लिए कह रही हो। ने मेरी सारी बुक उसे दे दी थी बिना मुझे बताए हुए। इसको सुनकर लू क्विंग बोलती है अच्छा तो ये बात है, लगता है तुम मुझसे उस वाइन को किसी को बेचने के लिए कह रहे हो जो तुमने अपने रूम में छुपा रखी है बेड के नीचे। इसको सुनकर वो ग्रैंडपा फिर से भड़क जाता है और बोलता है क्या तुम्हें मैं ऐसा आदमी लगता हूँ, मैं कोई चोर नहीं हूँ जो वाइन छुपाऊंगा। फिर से हम उस सीनियर ऑफिसर को देखते हैं जिसको हाथ हांजो ने ठीक किया था। उसके पास एक कॉल आता है। वो बोलता है कि तुमने उस लड़के को क्यों इतना दूर रखा है। ये बस ऐसा है क्योंकि हम उसके साथ कुछ काम कर रहे थे इसलिए ऐसा हो गया। दूसरी साइड से वो बूढ़ा होता है कॉल पर। वो बोलता है अच्छा तो सही है, जल्दी से भेज दो वापस वरना मेरी ग्रैंड डॉटर मेरी सारी वाइन को ख़राब कर देगी जो मैंने इतनी मेहनत से जमा किए थे। इस वाइट शर्ट पहने हुए आदमी को हम जर्नल ही बोलेंगे तो ऐसे याद रखना। जर्नल बोलता है कि ये हमारे रूल के ख़िलाफ़ है। जिसको सुनकर वो बूढ़ा बोलता है ये क्या मजाक है, सारे रूल्स वगैरह तो तुम ही बनाते हो, तो ज़्यादा बहाने मत बनाओ और उसे भेजो जल्दी। जिसको सुनकर वो जर्नल भी बोलता है चलो ठीक है मैं कुछ करता हूँ। और इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड बाय।